Good morning everyone. So as you know, after finishing all the 4 equations of motion, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की और मोस्टली इस टर्म में आपके न्यूमेरिकल्स फिनिश हो जाएंगे और एक आपका लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, दैट विल आल्सो बी फिनिश। उसके बाद आपका जो पहला चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो फिनिश हो जाएगा। फिर आपको जो है मोशन इन अ प्लेन से स्टार्ट करना है हमें नेक्स्ट टर्म से। ओके, तो मैंने आपको आई थिंक 2 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा दी थी, जिसमें से एक 4th इक्वेशन पर बेस्ड था और एक न्यूमेरिकल था आपका नॉर्मली जो भी इक्वेशंस हैं 3 उनमें से किसी का भी यूज करके या एटलीस्ट 2 का जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। कुछ सिलेक्टेड 2 आई थिंक 2 या 3 न्यूमेरिकल्स ऐसे रह गए थे जिनकी प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, तो चलिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि न्यूमेरिकल्स जो भी मैं प्रैक्टिस आपको करा रही हूँ वो न्यूमेरिकल्स मैं फोटो क्लिक करके आई विल सेंड यू द न्यूमेरिकल टू यू ऑन द ग्रुप और यहाँ पर जो है वो उसका सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो हियर आई हैव अगेन वन ऑफ द न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पर न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस पर्पज से, जो आपने प्रैक्टिस की थी उसके लिए। सो वेट फॉर सम टाइम। सो नाउ वन ऑफ द न्यूमेरिकल इज, मैं रीड कर दे रही हूँ उसको। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, after which it deaccelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t, then calculate 2 points से मैं समझा दे रही हूँ तभी आपको ऐसे समझ में आएगा। एक कार जो है वो एक्सेलरेट करती है सबसे पहले, तो आपको पता है एक्सेलरेट यानी कि मान लीजिए कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है यहाँ पर डायग्राम बनाना, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाएंगे तभी आपकी समझ में आएगा कि व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है। इसमें दे रखा है कि कार ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, चलने के बाद में वो मान लीजिए कहीं पर पहुंचती है, दिस इज द पॉइंट बी, और इस पूरे मोशन में ये एक्सेलरेट कर रही है और एक्सेलरेशन यहाँ गिवन है, कितना एक्सेलरेशन है, अल्फा। अल्फा एक्सेलरेट कर रही है अल्फा रेट से। तो सबसे पहली बात उसने चलना स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन में दे रखा है रेस्ट से, तो रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो u0 होगा। फिर मान लीजिए b वाले पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ओके, फिर आगे वाले पार्ट में लिखा है अब ये क्या करती है, b पॉइंट के आगे अब इसने डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, तो अब ये रिटार्डेशन कर रही है, ब्रेक्स लगा दिए या जो भी कर दिया है। रेट कितना, रेट चेंज हो गया, आपको पता है डी एक्सेलरेशन के लिए माइनस साइन आता है और रेट जो है वो बीटा है। फिर जब वो सी पॉइंट पर पहुंचती है तो उसकी स्पीड जो है, क्योंकि डी एक्सेलरेट करके फिर से वो रेस्ट में आ जाती है। कितनी स्पीड है, 0। इस पूरी जर्नी में इन्होंने बता रखा है कि टोटल जर्नी में टाइम लगता है t। ओके, तो फिर से एक बार देखिए मैं बता दे रही हूँ, जैसे जैसा इसमें दे रखा है कि एक कार है, उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया रेस्ट से, तो इसकी स्पीड 0 थी इनिशियल वेलोसिटी, बी पॉइंट तक लेट एक्सेलरेट करने के बाद v हो जाती है। एक्सेलरेशन का रेट कितना है, अल्फा है। बी पॉइंट से डी एक्सेलरेट किया और रुक जाती है लास्ट में, तो v 0 और डी एक्सेलरेशन का रेट कितना है, माइनस बीटा। ओके, पूरी जर्नी में टाइम लगता है t। अब आगे दे रखा है फाइंड, आपको क्या करना है, तो लिखा है द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार। तो कौन सी वेलोसिटी मैक्सिमम इसने अटेन की, तो आपको पता है जब ये बी तक आ गई तभी तक तो ये एक्सेलरेट कर रही थी, उसके बाद तो डी एक्सेलरेट कर रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी वही है जो बी वाले पॉइंट पर है, ये आपको फाइंड करना है 1 पॉइंट। दूसरा आपको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, ये सॉरी टोटल, हाँ डिस्टेंस ही है, टोटल टाइम नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। और टोटल डिस्टेंस जो है, क्योंकि इसमें न्यूमरल वैल्यू कोई भी नहीं दे रखी है, इन्हीं के टर्म्स में निकालना है, तो आपको v फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस मान लीजिए s फाइंड करना है। लेकिन ये दोनों ही आंसर जो है वो अल्फा, बीटा और
टी के टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है, और अदर टर्म्स में नहीं आने चाहिए। जो ये दे रखा है इन्हीं के टर्म्स में आंसर आएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसमें जो चीजें गिवन नहीं है हमें वो लेट करनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं तो हमारे पास सारे के सारे क्वांटिटीज या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो जैसे ये मोशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए से बी तक का पार्ट और दूसरा बी से सी तक का पार्ट। तो इस पार्ट में अगर हम ए से बी वाला मोशन अगर स्टडी करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस और टाइम नहीं है सेपरेट। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए ए से बी तक जाने में टाइम लगता है t1, ओके, टाइम t1 ऐड कर लिया तो बचे हुए पार्ट के लिए भी टाइम चाहिए होगा। वो कितना होगा, तो टोटल t है, ये वाला t1 है, तो बचा हुआ टाइम आपका हो जाता है t माइनस t1। एक तो हमने ये कंसिडर किया। दूसरा हमने कंसिडर ये किया डिस्टेंस तो अलग अलग मानना पड़ेगी क्योंकि इसमें टोटल डिस्टेंस गिवन ही नहीं है। तो मान लीजिए इस साइड की डिस्टेंस s1 है और इस साइड की डिस्टेंस s2 है। ये दो एक्स्ट्रा चीजें हमने कंसिडर की। अब हम स्टार्ट करेंगे दोनों पार्ट से। पहले पार्ट का मोशन हमने स्टडी किया तो हमें जब डायग्राम हमारे पास है तभी हम पूरी तरह से क्लैरिफाई कर सकते हैं। डायग्राम क्वेश्चन में नहीं गिवन है लेकिन आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप सबसे पहले आपने लिखा फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी के पहले पार्ट में आपने क्या किया कि ये जो ए बी वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ ए बी, ये आपको सॉल्व करके मुझे सेंड भी करना होगा न्यूमेरिकल, ओके। तो इस वाले पार्ट में आपने क्या किया, कौन सी इक्वेशन लगेगी, तो इसमें देखिए अल्फा टाइम एवरीथिंग इज गिवन। तो हम ऐसा करते हैं सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं क्योंकि u जीरो है तो एक टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, सॉल्व करना भी इजी रहेगा। तो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने यहाँ सेकेंड इक्वेशन का यूज किया। तो सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s1 हो जाएगा। ut वाला पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। हाफ a जो है यहाँ पर अल्फा है और टाइम कितना है t1 स्क्वायर, ठीक है। तो s1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। यहाँ से हमने एक काम ये किया है कि हमने यहाँ से t1 फाइंड कर लिया, ओके। तो t1 आपका कितना हो जाएगा, तो t1 के लिए आपने सॉल्व करके लिखा है t1 इज इक्वल टू, एक काम और करिएगा कि यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन मुझे लगता है सेकेंड की जगह, क्योंकि इसमें s1 भी अननोन है तो दोनों चीजें अननोन होंगी, सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा। सेकेंड की जगह फर्स्ट यूज करिए क्योंकि फर्स्ट में सारी चीजें गिवन है, टाइम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v यहाँ पर है v जो हमने b वाले पॉइंट पे कंसीडर किया है, ut u प्लस ए टी, तो u आपका जीरो हो गया, a है अल्फा और टाइम है t। ये इजी रहेगा क्योंकि इसमें सब कुछ हमारे पास है। यहाँ से हम क्या करते हैं t1 फाइंड कर लेते हैं। तो t1 यहाँ से हो जाएगा आपका v अपॉन अल्फा, इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया, ओके। इसी तरह से हमने क्या किया, अब यही फर्स्ट इक्वेशन यूज की हमने दूसरे वाले पार्ट में। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ यूज किया है, इसमें इन पार्ट BC वाले पार्ट में। तो अब की बार में रिलेशन जो है हमारा वही v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी होगा क्योंकि आपको पता है इस पार्ट में क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी में यहाँ क्या हो रहा है v, यानी कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो है, देखिए c वाला पार्ट। और जो इनिशियल वेलोसिटी थी जो आपकी AB वाले पार्ट की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो BC वाले पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी बन चुकी है। ऐसा इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि डायग्राम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया कि AB वाले पार्ट की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो BC वाले पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी और BC में फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है। तो रिलेशन आपके पास मैं यहाँ साइड में लिख दे देती हूँ, रिलेशन है आपके पास ये। तो v का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, डायग्राम देख के पुट करते जाइएगा जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल बन चुकी है v, माइनस का साइन आ रहा है और एक्सेलरेशन कितना है बीटा, और टाइम कितना लगा है इस जर्नी में t माइनस t1। अब जैसे कि आपने पूरा टाइम यहाँ लेफ्ट में ले लिया था, यहाँ भी होल टाइम लेंगे, ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे। तो यहाँ होल टाइम जो है आपका वो क्या आ जाएगा, t माइनस t1, और इस साइड में जो है आपका आ जाएगा v अपॉन बीटा।
ठीक है, v इधर कर लेंगे और बीटा माइनस साइन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन आपका ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या करिएगा, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ t1 प्लस है, यहाँ माइनस है। तो आपने लिखा एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। अगर हम सेकेंड इक्वेशन से करते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि वहां डिस्टेंस जो है वो भी अननोन है। इसलिए याद रखिएगा कि हम सिंप्लीफाई अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया t इज इक्वल टू v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा। ओके, अब आपको एलसीएम लेना होगा, v कॉमन ले लिया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब यहाँ आप लेंगे एलसीएम, तो अपॉन में आ जाएगा अल्फा बीटा और न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इधर आ रहा है टाइम, यहाँ आ रहा है v। फाइंड क्या करना था आपको पहले वाले पार्ट में, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम v फाइंड कर लें, आंसर अल्फा बीटा और t के टर्म्स में आ ही रहा है, अल्फा बीटा भी आ रहा है और t भी आ रहा है। तो इसी रिलेशन में अगर आप v फाइंड करेंगे तो v आपका आ जाएगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एक पार्ट का आंसर आपका आ चुका है और इसको मैंने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए, कैसे कोई स्टेप ऐसा ना हो जो समझ में ना आया हो। उसके बाद दूसरा पार्ट हमें सॉल्व करना है। दूसरे पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस के लिए वही डिस्टेंस के रिलेशन हम यूज करेंगे 1 by 1। तो डिस्टेंस वाले में तो सेकंड ही यूज होना है, टाइम की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हमने लिखा बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस पार्ट में लगाएंगे, पहले तो आपको वही यूज करना है ए बी पार्ट में, फॉर पार्ट ए बी। तो आपने लिखा S1, पहला वाला टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ अल्फा T1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ T1 की वैल्यू को यूज कर लेंगे। तो ये हो गया आपका S1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा, और T1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो T1 v अपॉन अल्फा है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। एक अल्फा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो S1 मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, S1 आपका आ रहा है v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। इसको आगे प्लस करना पड़ेगा, इसलिए इसको नंबर दे रही हूँ मैं 4। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन आपको यूज करनी है बाकी बाद वाले पार्ट में। तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ यूज करनी है आपको, पार्ट BC में। ठीक है, फॉर पार्ट BC तो रिलेशन S2 का बनेगा, और क्या रिलेशन बनेगा, माइनस, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, ut माइनस हाफ at स्क्वायर। अब फिर से थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी बार में ut की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, फाइनल 0 है इसकी। तो ut कितना है यहाँ पर, तो u आपका बन चुका है v, और टाइम है आपका यहाँ पर t माइनस t1। ओके, फिर लगाना है आपको माइनस हाफ, यहाँ बीटा आ जाएगा, और टाइम जो है वो इसका t माइनस t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ कोई भी टर्म 0 नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अब यहाँ आपको वैल्यूज लगानी है t माइनस t1 की। तो t माइनस t1 कितना है, v अपॉन बीटा। तो v इंटू v अपॉन बीटा माइनस हाफ बीटा, और यहाँ पर इसी का स्क्वायर कर देना है, तो v स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। जैसा अभी किया था, एक बीटा कैंसिल हो गया, तो ये है आपका v स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। तो कितना बचेगा आपके पास, तो यहाँ 1 है माइनस हाफ है, तो ये प्लस का हाफ बचेगा, यानी कि v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। किसकी वैल्यू आ रही है, S2 की। अब आपके पास S1 है इक्वेशन नंबर 4 में, और S2 है इक्वेशन नंबर 5 में। क्या करेंगे, टोटल फाइंड करना है, ऐड कर देना है। तो एडिंग इक्वेशंस 4 and 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल S1 प्लस S2, और वैल्यूज लगाएं तो v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। कॉमन ले लीजिए v स्क्वायर अपॉन 2, तो ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सॉल्व कर लेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2
और ये वही हो जाना है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और इसके बाद v की वैल्यू और यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये हो जाएगा आपका v की वैल्यू है अल्फा बीटा टी, तो अल्फा बीटा टी और इनका हो जाना है स्क्वायर, अपॉन में 2 आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और उसके आगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ध्यान से इस टर्म को देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की एक पावर कैंसिल हो जानी है और अल्फा बीटा भी जो है वो भी यहाँ से कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो चुका है इसकी एक पावर के साथ में, तो रिमेनिंग विल बी अल्फा बीटा टी स्क्वायर बचेगा यहाँ, अपॉन में बचेगा 2 अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन रीजनिंग के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको इसमें जो है वो समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं, नॉट ओनली ऑफ 11th क्लास, क्योंकि 11th को लेके बच्चे थोड़ा लाइटली लेते हैं ना कि 11th है और हमने नहीं भी पढ़ा काम चल जाएगा, लेकिन 11th के मैकेनिक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन जो कि कंपटीशन पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। ओके, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, सारे स्टेप्स को देख लीजिए, और उसके बाद आपकी भी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली। तो अगर आपको लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है, देन यू कैन। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी, वो भी न्यूमेरिकल पर्पज से ही है। ओके, सो नोट इट डाउन। सो आई होप कि आपने जो है स्क्रीनशॉट लेना था या जो भी है आप कर चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि मेरे पास जो है वो टाइम लिमिटेड है, तो मुझे उतना ही टाइम में फिनिश करना है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने इसके मोस्टली टॉपिक्स जो है वो कवर कर दिए हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखना पड़े तो कैसे चेंज होती है, तो ये आपका टॉपिक जो है वो 9th क्लास में भी था। थोड़ा सा चेंज है इक्वेशंस में, डेरिवेशन कोई नहीं है, ये डायरेक्ट इक्वेशंस को चेंज करके, और फिर आपको बस 1-2 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपका एक टॉपिक ग्राफ का भी रह जाएगा और रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर आज फिनिश नहीं हो पाता है ये, तो एक और टर्न आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं इनको चेंज कैसे करते हैं, इधर ग्रेविटी के केस में, इधर नॉर्मल इक्वेशंस। ग्रेविटी के केस में 3 ही रहेंगी, जो 4th वाली है उसको अलग से स्टडी नहीं करना है। तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी v = u + at, और यहाँ ग्रेविटी के केस में चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है जो s है डिस्टेंस वो हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका एक्सेलरेशन a होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी की जो चीजें हैं वो एज इट इज रहती है। तो जैसे v = u + at, यहाँ तो प्लस ही रहता है, कभी अगर बॉडी रिटार्डेशन करेगी तब माइनस यूज होगा, अदरवाइज प्लस ही रहना है। लेकिन जो ग्रेविटी का केस होता है उसमें रिलेशन v = u ± gt, किस कंडीशन में प्लस और किस कंडीशन में माइनस लगाते हैं। तो आपको पता है प्लस कब लगाते हैं, जब बॉडी जो है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की डायरेक्शन में आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब बॉडी डाउनवर्ड्स मोशन करती है
किसी बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया या बॉल को रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया, बॉल नीचे आ रही है, तब तो आपको रिलेशन लिखना है u प्लस जी टी। ओके, मतलब g को प्लस लेना है। और अगर अपवर्ड्स मोशन है तो किसी भी अपवर्ड्स मोशन में हमेशा g माइनस होगा, तो रिलेशन ऑटोमेटिकली माइनस वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर हम चेंज करके लिख देते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ भी सेम केस है, देख लीजिएगा किस टाइप से किस डायरेक्शन में मोशन है। थर्ड इक्वेशन थी आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको हम लिख देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2gh। तो ये तीन इक्वेशंस जो है आपकी, ये इन पर बेस्ड आपको बस न्यूमेरिकल करने हैं, इतना ही टॉपिक है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे कि एक हिंट मैं न्यूमेरिकल का दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल, और फिर से वही है कि आपको क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ बताए जा सकते हैं यहाँ पे, बाकी का काम आपको सेल्फ करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो इस इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन इज अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जैसा मैंने बताया था कि बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपवर्ड्स है, इसमें दे रखा है, और स्पीड कितनी है वो भी दे रखी है। तो इनिशियल स्पीड मैं नोट कर दे रही हूँ, लिखा है 19.6 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से बॉल को अपवर्ड्स थ्रो किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ऐसे वाले केसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो बेटर होगा कि आप डायग्राम बना लें। ये क्या है कि टावर के टॉप से बॉल को नीचे फेंका गया है, तो इसका मतलब ये जो मोशन है ये दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है। एक बार बॉल ऊपर गई, दूसरी बार नीचे गई, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, g की वैल्यू आपको पता है, और ये कहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न्स टू द अर्थ। पूरे मोशन में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे मोशन में जो टाइम लगता है वो टाइम है 6 सेकेंड। ओके, तो पूरे मोशन का टाइम 6 सेकेंड्स दे रखा है। उसके अलावा लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है, यानी कि ये। अब आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, हाउ टू सॉल्व दिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें ये दो चीजें दी हैं, उसके अलावा g की वैल्यू आपको पता है 9.8, जहां गिवन नहीं होती है वहां इतनी लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि पहले आप इतना मोशन कंसीडर करें, ये वाला। ओके, ये वाला मोशन कंसीडर करने के बाद में आप इसमें कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसे अपवर्ड्स थ्रो करने में v 0 होता है, तो आप यहाँ पर जो है क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग पूरे मोशन में टाइम दे रखा है 6 सेकेंड्स लगते हैं, तो आप मान लीजिए ये टाइम t कंसीडर करें, बाकी बचा हुआ टाइम जो है वो इस नीचे वाली जो डायरेक्शन है इसको कंसीडर करके यहाँ से अलग मोशन यूज करेंगे। यहाँ वाले में आपका v 0 होगा, यहाँ से नीचे आने में u 0 होगा। तो जब ऐसा मोशन होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, मतलब एक तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, दो बार आपको इक्वेशंस यूज करनी है। उससे बेटर तरीका ये होता है कि कभी भी अगर ऐसा कहा जाए कि कोई भी चीज को किसी टॉप से फेंका गया नीचे की तरफ, दो मोशंस बन रहे हैं, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये मान के चलिए कि जो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए रिलेशन यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ हमने माना इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। डिस्प्लेसमेंट आपको h ही तो फाइंड करना है, आपने इसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतनी तो है, ये आपको फाइंड करनी है। तो जो हम इक्वेशन यूज करते थे ये वाली s वाली, ये किसके लिए होती थी? डिस्प्लेसमेंट के लिए। रिलेशन था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम इसी को यूज कर ले, तो उसमें क्या होगा, जो टाइम है वो अलग अलग दो बार नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम तो टोटल ही दे रखा है। अब हम इतने पोर्शन के लिए लगाएंगे, पाथ कैसा भी हो डजंट मैटर, या तो सीधी यहाँ से यहाँ आए या फिर ऐसे जाए, आंसर उसका सेम ही आना है। तो इस सिचुएशन में हम h को डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हमने h को डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया, तो उस केस में क्या हुआ कि जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। वैसे मोशन इनिशियल से फाइनल
हम लेते अगर ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि टावर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बेस है और ऊपर टॉप ये है, लेकिन यहाँ मोशन उल्टा हो रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ हो रहा है। तो बस इतना चेंज करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन मैटर करती है, तो यहाँ माइनस का एच आ जाएगा। हाइट माइनस नहीं हो सकती, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हाइट को डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया। अब हम इक्वेशन यूज करेंगे ये सेकेंड वाली, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो वहां भी प्लस की जगह माइनस हो जाना है क्योंकि जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। u यहाँ दे रखा है कितना है 19.6, टाइम पूरा जो टाइम दे रखा है वो ले लेंगे, माइनस का साइन आ गया, हाफ g कितना आपने लिया है 9.8, टाइम का स्क्वायर लेना है तो यहाँ आ गया 6 का स्क्वायर। ये स्पेशलिटी है इस टाइप के क्वेश्चंस की। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन इसीलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि अगर सीधा सीधा मोशन है किसी चीज को यहाँ से ऊपर फेंका, वहां से नीचे आ रही है टॉप से, तब तो आप जैसे करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी वाली है तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसको आपको कैलकुलेशन सेल्फ करनी है, ठीक है। इसका मैंने जो सॉल्यूशन का तरीका है वो बता दिया है, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है दैट इज योर्स। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, वो भी थोड़ा सा इसी के जैसा है। उसमें लिखा है अ बॉल थ्रोन आउट इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो इसका मतलब यहाँ बॉल ग्राउंड से फेंकी गई और पूरा मोशन कवर करके जब नीचे आई तो टोटल टाइम कितना लगा 4 सेकेंड्स। हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। तो सबसे पहले अपवर्ड्स मोशन कंसीडर कर लें, जहां पे टोटल टाइम दे रखा है 4 लग रहा है, इसका मतलब जाने में और वापस आने में इक्वल टाइम लगेगा। तो अगर अपवर्ड्स वाला कंसीडर करेंगे तो टाइम 2 सेकेंड लेंगे, डाउनवर्ड्स कंसीडर करेंगे तब टाइम 2 सेकेंड लेंगे। तो हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने इस केस में सबसे पहले अपवर्ड्स मोशन, क्योंकि बॉल पहले ऊपर की तरफ फेंकी गई तो पहले आपने कंसीडर कर लिया अपवर्ड्स मोशन। क्या क्या दे रखा है मैं बता दे रही हूँ। एक तो टाइम मैंने बताया टोटल दे रखा है, तो आप अपवर्ड्स मोशन का 2 सेकेंड ले लेंगे, और लिखा है थ्रोन अप। थ्रोन अप का मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पे 0 हो जानी है, और आपको फाइंड क्या करनी है, हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी, कितनी हाइट तक जानी है और कितनी वेलोसिटी से गई है। तो इन दोनों की हेल्प से, और हाँ एक इसमें g की वैल्यू आपको पता अंडरस्टूड है इतनी। तो अब आपको क्या करना है, अब और तो कुछ दे नहीं रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आप यूज करें तो v इज इक्वल टू u माइनस gt। तो आपको फाइंड क्या करना है, u, v क्या है आपका 0, u फाइंड करना है, g की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, टाइम भी आपको पता है, ओके। तो यहाँ से तो आप u फाइंड कर लेंगे। अब हाउ हाई डिड इट गो में आप क्या करेंगे, इसके बाद आप सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लीजिएगा। तो सेकेंड इक्वेशन जो है आपकी, सेकेंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, h फाइंड कर लेंगे, v और u दोनों यहाँ पे नोन है आपके। तो इसका आंसर मैं इस पार्ट का आपको बता दे रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी का आंसर आ रहा है 19.6 मीटर पर सेकेंड, और हाइट का आंसर आ रहा है इसमें 19.6 मीटर। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप चाहे उसको नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन आई विल सेंड, ओके, थैंक यू।